हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। और अभी तक हमने मध्य प्रदेश की एंशियंट हिस्ट्री और जो पूर्व मध्यकाल है, अर्ली मिडाइवल टाइम है, वो खत्म कर दिया है शुरुआत के कुछ वीडियोस में। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप वो पूरे वीडियोस देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश की मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। तो ये जो क्लासेस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या मतलब या जो प्रीलिम्स है 2026 का आने वाला उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी पोर्शन है जिसमें एमपी का जीके आता है, सारी एग्जाम के लिए क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मयंक माहेश्वरी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको क्लासेस इस पे मिलती रहेगी। तो अभी अब हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश की मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री और जो अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री है। अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री में हमने जो राजपूत युग है वो पूरा कवर किया है, जैसे कि परमार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश है, चंदेल वंश है, ये सारी चीजें। अब स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास रफली शुरू होता है 1200 ईस्वी के आसपास से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कि जैसे हमने देखा था कि पूर्व मध्यकाल में, अर्ली मेडाइवल टाइम में क्या था, मध्य प्रदेश अलग अलग राजवंश में विभाजित था। जैसे कि वहां पर हमने परमार डायनेस्टी देखी थी मालवा में, मारवा के ऊपर परमार डायनेस्टी का रूल था। उसी तरीके से बुंदेलखंड के ऊपर चंदेल डायनेस्टी का रूल है। और जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ग्वालियर और कई सारे पार्ट में प्रतिहार डायनेस्टी का रूल था। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में अलग अलग राजवंश थे। लेकिन अब यहाँ पर 1200 ईस्वी के आसपास ये सारी चीजें फिर से चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट घटना होती है 1191 में। जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि 1191 में बैटल ऑफ तरायन होती है। तरायन का युद्ध होता है। तरायन का जो युद्ध है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो युद्ध होते हैं 1191 में पहला और 1192 में दूसरा, तरायन का पहला युद्ध और तरायन का दूसरा युद्ध। तरायन का पहले युद्ध ये किसके बीच में होता है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो तरायन के पहले युद्ध में मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान है वो मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। लेकिन तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है 1192 में, उसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज थी, क्योंकि इसके बाद पूरे इंडिया की जो हिस्ट्री है, इंडिया का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि अब इंडिया में जो तुर्की रूल है, जो मुस्लिम रूल है, वो शुरू हो जाएगा बैटल ऑफ तराइन के बाद। ठीक है, तो अब इंडिया में शुरू हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मध्य प्रदेश भी उससे अलग नहीं रह सकता, मध्य प्रदेश के भी ऊपर उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो वही सारी चीजें अब हम देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत का रूल है, जो तुर्की रूल था, उसका मध्य प्रदेश में क्या रोल था और मध्य प्रदेश उससे कैसे इफेक्ट हुआ। तो यहाँ पर अब हम कुछ चीजें देखेंगे, जैसे सल्तनत कालीन मध्य प्रदेश। तो जब बैटल ऑफ तराइन होती है उसके बाद दिल्ली सल्तनत के ऊपर पांच अलग अलग राजवंश रूल करते हैं, जिनको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। पहले है 1206 से लेके जो 1526 तक का टाइम है, इसको इसको दिल्ली सल्तनत या फिर सल्तनत काल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें पूरे दिल्ली के ऊपर, नॉर्थ इंडिया के ऊपर जो अलग अलग यहाँ पे वंश का रूल होता है। तो मध्य प्रदेश में भी उसका इम्पैक्ट होगा, और वो चीजें मध्य प्रदेश में कैसे कनेक्टेड है वही सारी चीजें हम देखेंगे। इसमें हम पूरी हिस्ट्री नहीं देखेंगे इन राजवंश की, ओनली मध्य प्रदेश के हिसाब से जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम वही चीजें कवर करेंगे। तो जैसे कि पहले देखा 1192 में होता है बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध होता है। उसके बाद मुस्लिम जो रूल है वो शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद जो मोहम्मद गौरी 1195, ये ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1195 में मोहम्मद गौरी ग्वालियर के ऊपर अटैक करता है। उस समय ग्वालियर के रूलर थे सुलक्षण पाल। सुलक्षण पाल ये ग्वालियर के रूलर थे। तो इनके ऊपर मोहम्मद गौरी अटैक करता है यहाँ पे 1195 में, यहाँ पे बैटल होती है। ठीक है, अगेन अब धीरे धीरे जो है वो तुर्की रूल है वो एक्सपांड हो रहा है। यहाँ से अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, फिर हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इन पांच वंश के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश के बारे में। 1206 में गुलाम वंश स्टार्ट होता है दिल्ली के ऊपर। फिर उसका मध्य प्रदेश के ऊपर कैसे इंपैक्ट रहेगा, वही सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश के बारे में। 1206 से लेके 1290 तक का इसका टाइम पीरियड है। पहले जो शासक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने गुलाम वंश की, या फिर इसको कहते हैं ममलुक वंश भी कहते हैं। तो ममलुक वंश या फिर इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी के ही एक स्लेव थे।
कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में मध्य प्रदेश का क्या रोल है, तो 1200, अब उस समय क्या होता है कि जो बुंदेलखंड वाला रूल है, बुंदेलखंड वाला एरिया है, वहां पर अभी भी चंदेल डायनेस्टी है। चंदेल शासक परमारदी देव का वहां पर रूल था। तो 1203, 1202, 1203 के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक बुंदेलखंड पे यहाँ पर अटैक करता है, जहाँ पे शासक है परमारदी देव। तो परमारदी देव को हरा करके कलिंजर और खजुराहो, जो पूरा बुंदेलखंड वाला एरिया है, वो अब दिल्ली सल्तनत के अंडर में आ जाएगा। सबसे पहले बुंदेलखंड वाले एरिया पे अटैक किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये जो पूरा एरिया है वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, इतना ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अब नेक्स्ट रूलर बनेंगे इल्तुतमिश। तो अब जब इल्तुतमिश का टाइम आता है, तो उससे पहले फिर जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, जो ग्वालियर वाला एरिया है, वो फिर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये चीजें चलती रहती है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको एक्वायर किया, देन कुतुबुद्दीन ऐबक की पावर कम हो गई, तो फिर से जो राजा है, वहां के शासक है, वो अपनी पावर को इंक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से ये चीजें चलती रहती है। देन जब इल्तुतमिश का टाइम आता है, तो ने ग्वालियर पे अटैक किया था, जिसमें ग्वालियर के शासक थे प्रतिहार शासक मलय वर्मन। तो मलय वर्मन को यहाँ पर हराया था इल्तुतमिश। ठीक है, अब ये जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वही चीजें मैंने इसमें इंक्लूड करी है, तो यही आप उनको ध्यान रखिए। तो नोट्स आप बना रहे हैं, तो नोट्स आप बनाते चलिए, इन्हीं चीजों को आप मेंशन करेंगे, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो प्रतिहार शासक मलय वर्मन को हराया था इल्तुतमिश ने, ग्वालियर पे अटैक किया था। ठीक है, और उसके बाद 1234 में भीलसा, जो कि विदिशा वाला एरिया है, उज्जैन जो मालवा वाला एरिया है, वहां पर भी इल्तुतमिश ने अटैक किया था। ठीक है, उज्जैन का जो मंदिर है, महाकाल मंदिर, वहां पर भी अटैक किया था। तो ये सारी चीजें अब हो रही है। मालवा पर सबसे पहले अटैक करने वाला जो शासक है दिल्ली सल्तनत का, वो इल्तुतमिश है, क्योंकि उसने भीलसा, उज्जैन और जो बाकी वाला धार वाला जो एरिया है, वहां पर आक्रमण किया। देन इल्तुतमिश के बाद अब टाइम आता है बलबन का। तो बलबन के समय में चंदेरी नरवर के शासक थे चहारदेव, इस पर आक्रमण किया था। बलबन की जो नीति थी, जिसको लोह और रक्त की नीति कहते हैं, ये बहुत ही फेमस है इंडियन हिस्ट्री में। लौह और रक्त की नीति जो बलबन ने स्टार्ट करी थी, मतलब अपने दुश्मनों को और जो उसके जो भी अपोजिंग पार्टी थी उसके सल्तनत में, उनको पूरी तरीके से खत्म करने की ये नीति थी। तो इसी नीति के तहत चंदेरी और नरवर के शासक थे चहारदेव, उनके ऊपर आक्रमण किया था बलबन ने। तो ये सारी चीजें हो रही है अभी गुलाम वंश के अंदर में 1290 तक ईस्वी में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो एरिया है वो धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वहां से बुंदेलखंड पे अटैक हो रहे हैं, मालवा पे हो रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो मध्य प्रदेश का पार्ट है, वो भी दिल्ली सल्तनत का पार्ट बनता जा रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें कवर होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी की तरफ। तो 1290 के बाद अब एक नया वंश स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं हम खिलजी वंश। खिलजी वंश यहाँ पर शुरू होता है। तो अब यहाँ पर गुलाम वंश के बाद में जो अगली डायनेस्टी है, वो है खिलजी वंश। का टाइम पीरियड है 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक का। खिलजी वंश में दो शासक महत्वपूर्ण है, एक है जलालुद्दीन खिलजी और एक है अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना करी थी। और जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अटैक करना शुरू किया था। मालवा पे अलग अलग जो एरियाज है, वहां पर आक्रमण करना शुरू किया था। ठीक है, तो जैसे कि 1292 में चंदेरी पर, विदिशा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो इससे पहले जैसे कि हमने देखा था ना कि इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया था, भीलसा, उज्जैन, वो सारे एरिया पर आक्रमण किया था। लेकिन वो जो एरिया है, वो भी दिल्ली सल्तनत का पार्ट नहीं बने थे। लेकिन यहाँ पर अब खिलजी वंश के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, मालवा जो है वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तेरह अब जब अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बनता है, तो 1305 में, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, 1305 में मालवा पर आक्रमण किया था। उस समय मालवा के जो शासक थे, वो थे परमार रूलर महलक देव। जो परमार डायनेस्टी के बारे में हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो परमार शासक महलक देव ये रूल कर रहे थे, इनके ऊपर आक्रमण किया था। और ये जो आक्रमण का नेतृत्व है, ये ध्यान रखिएगा, आइन ए मुल्क ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कमांडर आइन ए मुल्क को भेजा था मालवा पर आक्रमण करने के लिए। तो यहाँ पर महलक देव के अगेंस्ट में वॉर होगी, और इस तरीके से परमार डायनेस्टी का अंत हो जाएगा। और जो मालवा वाला पार्ट है, वो भी दिल्ली सल्तनत का पार्ट बन जाता है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ये तो यहाँ पर नेम ध्यान रखिएगा, उस समय महलक देव का रूल था, और आइन ए मुल्क ने अटैक किया था। उसी के समय साथ में मांडू पर भी आक्रमण किया था। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है सलेया शिलालेख। जो सलेया इंस्क्रिप्शन है, सलेया अभिलेख है, दमोह जिले से मिलता है।
तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का है, जिससे हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता चलता है। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक बताया है, यूनिवर्सल रूलर बताया है अलाउद्दीन खिलजी को। तो ये सलेहा अभिलेख से मिला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से अलाउ खिलजी वंश में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने यहाँ पर कवर करी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, जब मालवा पर अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उस समय पे एक किला भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, मंदसौर का किला। तो मंदसौर का किला जो है उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब खिलजी वंश के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है वो है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश का शासन आता है दिल्ली के ऊपर, और 1320 से लेके 1414 तक का जो तुगलक वंश का शासन है। अब ऑलमोस्ट अभी तक जो है पूरा मध्य प्रदेश उस दिल्ली सल्तनत का पार्ट बन चुका था। तो यहाँ पर नया जो है कुछ एक्वायर करने के लिए नहीं था। तो कुछ चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखना है, जैसे कि तुगलक वंश इनकी इसकी स्थापना करी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो इंस्क्रिप्शन है वो मिलता है दमोह जिले के बाटियागढ़ से। ठीक है, और ये इंस्क्रिप्शन है फारसी भाषा में। तो ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जो बाटियागढ़ अभिलेख है दमोह जिले में स्थित है, और ये किससे संबंधित है, ये गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। ये फारसी भाषा में अभिलेख लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये भाषा ध्यान रखिएगा कि फारसी भाषा में, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम आता है, जब मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बनते हैं, तो उस समय अगेन एक और इंस्क्रिप्शन मिलता है दमोह का बाटियागढ़ अभिलेख, जो कि संस्कृत भाषा में है। ठीक है, तो ये दोनों अभिलेख जो है वो एक ही जगह से मिलते हैं, लेकिन जो फारसी भाषा वाला अभिलेख है, जो पर्शियन लैंग्वेज वाला इंस्क्रिप्शन है, वो गयासुद्दीन तुगलक से रिलेटेड है। और जो संस्कृत से भाषा से संबंधित, जो संस्कृत भाषा में जो इंस्क्रिप्शन है, वो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। ठीक है, तो दोनों इंस्क्रिप्शन है एक ही जगह करें, लेकिन भाषा में ध्यान रखिएगा। अगर इस तरीके से पूछा जाता है कि फारसी भाषा वाला अभिलेख, तो गयासुद्दीन तुगलक उत्तर रहेगा, और संस्कृत भाषा वाला अभिलेख तो है वो मोहम्मद बिन तुगलक उत्तर रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों अभिलेख यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि इन्होंने धार के किले का पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, धार का किला जो कि हमने देखा था स्टार्टिंग में, सबसे पहले ओरिजिनली राजा भोज ने बनाया था। उस समय इसको लीलोद्यान गिरी कहते थे। धार का जो किला था उसको लीलोद्यान गिरी कहते थे, जो कि राजा भोज परमार शासक उन्होंने बनवाया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उस किले का फिर से निर्माण हुआ, पुनर्निर्माण हुआ, और अभी जो कंडीशन में जो किला है उसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। ठीक है, तो ये धार के किले का निर्माण, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि धार के किले का निर्माण किसने कराया, तो अगर ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक है तो वही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ओरिजिनली तो राजा भोज ने बनाया था। तो अगर लीलोद्यान गिरी नाम से अगर मेंशन रहता है क्वेश्चन में, तो वहां पे फिर परमार शासक राजा भोज वहां पे करेक्ट आंसर हो। ठीक है, तो ये चीज मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इंपॉर्टेंट है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगले सुल्तान बनते हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बाकी कुछ चीजें वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, पर जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो एमपी की एग्जाम के जीके के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वही चीजें कवर कर रहा हूँ। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का टाइम आता है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि फिरोज शाह तुगलक का अभिलेख मिलता है दुलनीपुर सागर से, वहां से इनका इंस्क्रिप्शन मिलता है। तो तीनों शासकों के अलग अलग इंस्क्रिप्शन हैं, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। दुलनीपुर सागर अभिलेख ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। उस समय चंबल के शासक थे देव वर्मा, चंबल और ग्वालियर का जो पूरा रीजन है वो शासक थे देव वर्मा, जिनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे फिरोज शाह तुगलक के। उसके अलावा मलिक रजा को, फिरोज शाह तुगलक ने मलिक रजा को बुरहानपुर का सूबेदार बनाया था। अब ये नाम क्यों मेंशन किया है, क्योंकि ये नाम अब आगे जाके इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब हम निमाड़ का फारूकी वंश पढ़ेंगे अभी। तो उस समय मलिक रजा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये चीजें हैं तुगलक वंश से संबंधित, जो जो चीजें मध्य प्रदेश से कनेक्टेड है। तो तुगलक वंश ऐसा वंश था दिल्ली सल्तनत के समय में, जब दिल्ली सल्तनत का जो एरिया है, वो पावर है, वो सबसे ज्यादा थी, अपने क्लाइमेक्स पे थी टोटल। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो पूरा दिल्ली सल्तनत का जो पावर है, जो एरिया है, वो सबसे ज्यादा था। लेकिन तुगलक वंश के समय ही फिर धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की पावर कम होना शुरू हो जाती है। अब फिरोज शाह तुगलक के बाद इतना कोई खास इंपॉर्टेंट रूलर आता नहीं है, इतना कोई खास पावरफुल रूलर होता नहीं है जो इतनी बड़ी एम्पायर को संभाल सके।
फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, ईयर आता है 1398 का। 1398 में तैमूर का अटैक होता है इंडिया के ऊपर, जिसको तैमूर लंग भी कहते हैं, सेंट्रल एशिया से। तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो पूरी पावर है, जो तुगलक वंश की पावर धीरे धीरे खत्म हो रही थी, वो और ज्यादा कम हो जाएगी। और अब कई सारे इंडिपेंडेंट राजवंश बन जाएंगे पूरे इंडिया में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की पावर कम हो जाएगी। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर बनी थी। तो इसी तरीके से जब तुगलक वंश धीरे धीरे खत्म होगा 1398 के बाद, तो मध्य प्रदेश में भी कई सारे इंडिपेंडेंट राजवंश बन जाएंगे। जैसे कि हमने राजपूत युग के समय देखा था कि अलग अलग राजवंश थे, अब वापस से वही चीज होगी कि मध्य प्रदेश में भी अलग अलग भाग में अलग अलग वंश बन जाएंगे। उनके बारे में अब हम यहाँ से देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि टोटल 5 यहाँ पर चीजें थी, 5 यहाँ पर राजवंश थे दिल्ली सल्तनत के ऊपर, जिसमें से 3 हमने यहाँ पर कवर किए थे। अब दो जो वंश है उनको मैं कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनके बारे में ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो मध्य प्रदेश के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाए। ठीक है, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्टेड हो, ज्यादा इससे कोई क्वेश्चंस आते नहीं है, इसलिए ये दो चीजें यहाँ पर मैं, दो वंश मैंने कवर नहीं की। अब हम आगे चलते हैं। तो तुगलक वंश के बाद अब मध्य प्रदेश में दो अलग अलग राजवंश बन जाएंगे। एक बनेगा मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य, और एक निमाड़ में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य। मालवा का जो स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था उसमें दो यहाँ पर वंश हैं। पहला है मालवा का गौरी वंश, मालवा गौरी डायनेस्टी, और मालवा की खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, ये दोनों रूल करेंगे मालवा के ऊपर। उसी समय पे निमाड़ में भी एक डायनेस्टी बन जाती है, फारूकी वंश, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मालवा के गौरी वंश के बारे में। ठीक है, अब ये जो मालवा का गौरी वंश वाला टाइम है और मालवा का जो खिलजी वंश वाला टाइम है, इसको हम मालवा का स्वर्ण काल कह सकते हैं, गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। क्योंकि इस पूरे टाइम में मालवा में और पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। जैसे कि लिटरेचर में अगर हम देखें, कई सारी किताबें लिखी गई, कई सारी नई नई इमारतों का निर्माण हुआ। अभी जैसे हम मांडू में जो इमारतें देखते हैं, धार में, तो उन सारी इमारतों का जो निर्माण है वो इसी समय में हुआ था। और मालवा का जो एरिया है, जो मालवा के ऊपर डायनेस्टी रूल कर रही है, उसका भी एरिया काफी एक्सपांड हो गया था, इधर गुजरात से लेके झारखंड तक। ठीक है, तो कई सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें होगी, इसलिए ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेडाइवल टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत वाला जो पार्ट है ना, वो तो इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड है। लेकिन ये जो डायनेस्टी है, ये मध्य प्रदेश की इतिहास, मध्य प्रदेश की डायनेस्टी है, इसलिए क्वेश्चंस यहां से आपको ज्यादा देखने को मिले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है मालवा का गौरी वंश। तो जैसे कि हमने देखा था 1398 में तैमूर का अटैक होता है, और तैमूर के अटैक के बाद दिल्ली सल्तनत की पावर कम हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश में मालवा में एक नया राजवंश बन जाएगा, जिसका नाम है मालवा का गौरी वंश। तो मालवा के गौरी वंश, इसकी स्थापना करी थी दिलावर खां गौरी ने। दिलावर खां गौरी ये पहले तुगलक वंश के अंडर में ही थे, तुगलक वंश के अंडर में ही मालवा के गवर्नर थे। पर जब तैमूर के समय में जब पावर कम हो जाएगी दिल्ली की, तो दिलावर खां घोरी अपने आप को स्वतंत्र इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देगा। तो यहाँ पे एक नया इंडिपेंडेंट डायनेस्टी बन जाएगी, गौरी वंश, जिसकी स्थापना करी थी दिलावर खां गौरी ने। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दिलावर गौरी वंश की स्थापना किसने करी? दिलावर खां गौरी ने। इनका एक और नाम था, वास्तविक नाम हुसैन था। राजधानी जो थी वो धार थी। ठीक है, तो दिलावर खां गोरी की जो राजधानी है मालवा की, उस समय धार थी। और एक और चीजें हैं कि दिलावर खां गोरी ने धार और मांडू में मस्जिदों का निर्माण कराया था। तो यहां से अब गौरी वंश शुरू होगा, और कई सारी इंपॉर्टेंट यहां पर चीजें होने वाली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूलर जो है होशंग शाह गोरी। तो दिलावर खां गोरी के बाद उनके जो बेटे हैं होशंग शाह, वो शासक बनते हैं, जिनका वास्तविक नाम था अल्प खां। तो ये ध्यान रखिएगा, होशंग शाह का जो वास्तविक नाम था वो था अल्प खां। और इनको मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक इसलिए क्योंकि होशंग शाह गोरी के समय में ही बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे, से कई सारी बिल्डिंग्स बनेगी, मालवा की जो पावर है वो काफी एक्सपांड हो जाएगी। तो इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है मालवा का, मालवा सल्तनत का। हुसैन शाह गोरी ने उनकी राजधानी धार से शिफ्ट करके मांडू शिफ्ट कर दी थी। और मांडू का जो नाम है वो शादियाबाद रखा था। ठीक है, तो शादियाबाद मांडू का ही पुराना नाम है, जो कि होशंग शाह गोरी ने रखा था। और शादियाबाद को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है।
शादियाबाद का मतलब होता था सिटी ऑफ जॉय, खुशियों का शहर। तो ऐसा क्वेश्चंस भी आता है कि सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, तो मांडू को कहा जाता है, मांडवगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, और ये होशंगशाह गोरी के समय में राजधानी थी। अब मांडू में कई सारी बिल्डिंग्स का निर्माण होगा, जैसे कि जामी मस्जिद जो है उसका निर्माण होशंगशाह गोरी ने कराया था। अशरफी महल, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये अशरफी महल है, तो इसका निर्माण भी होशंगशाह गोरी ने कराया था। अशरफी महल के बारे में एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अशरफी महल जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये एक्चुअली में एक मदरसा था, एक एजुकेशन सेंटर था। क्योंकि उस समय में होशंगशाह गोरी के समय में मालवा, जो धार वाला एरिया है, मांडू वाला एरिया, वो एजुकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, बहुत फेमस हो गया था। कई सारे जो दिल्ली से और बाकी के एरिया से भी जो स्कॉलर्स थे वो यहाँ पर आकर रहने लगे थे। तो ये जो अशरफी महल है वो एक्चुअली एक मदरसा था, एक एजुकेशन सेंटर था। और इसका जो निर्माण है वो होशंगशाह गोरी ने इसका निर्माण शुरू कराया था। इसकी जो पहली मंजिल है वो होशंगशाह गोरी ने इसकी बनाई थी। लेकिन इसका जो निर्माण है वो होशंगशाह गोरी के समय में कंप्लीट नहीं हुआ था, वो महमूद खिलजी के समय कंप्लीट हुआ था, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो स्टार्ट तो होशंगशाह गोरी ने किया था, लेकिन अशरफी महल का निर्माण महमूद खिलजी ने कंप्लीट कराया था। ठीक है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है होशंगशाह गोरी के बारे में, कि होशंगशाह का मकबरा मांडू में स्थित है। ये एक देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ पर इमेज लगी हुई है, ये है होशंगशाह गोरी का मकबरा, और ये मांडू में स्थित है। अब इसके बारे में चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि इसकी जो इमेज देख रहे हैं आप, तो ये पूरा संगमरमर का बना हुआ है, पूरा मार्बल का बना हुआ है ना। और ये जो मकबरा है होशंगशाह का, वो पूरे भारत में संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा था। ठीक है, पूरे संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा था होशंगशाह गोरी का। जैसे कि इसके बाद ताजमहल भी बनता है, तो ताजमहल भी क्या है, एक्चुअली वो भी संगमरमर से बना है ना, लेकिन वो बाद में बना था। तो पूरे प्योर संगमरमर से बनने वाला जो पहला मकबरा है वो होशंगशाह गोरी का मकबरा है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। तो ये अब ध्यान रखिएगा, और ये मांडू में स्थित है। तो होशंगशाह गोरी के समय में ये सारी चीजें होती है। अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो होशंगशाह गोरी और उस समय गुजरात के शासक थे अहमद शाह, तो उनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। होशंगशाह गोरी ने 3 बार गुजरात के ऊपर, जो अहमद शाह है उनके ऊपर अटैक किया था, पर उसका कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। और होशंगशाह गोरी ने उड़ीसा, उड़ीसा को उस समय जाजनगर कहते थे, तो उड़ीसा पर भी अटैक किया था। फिर खेरला वाला एरिया, जो कि बैतूल जिले में है, खेरला बैतूल जिले में, यहाँ पर भी अटैक किया था। इन दोनों एक्सपीडिशन का मेन जो एम था वो था हाथियों को एक्वायर करना, हाथियों को लेना, क्योंकि सेना में हाथियों की बहुत जरूरत होती थी। तो इसलिए होशंग शाह ने खेरला, जो कि बैतूल में है, और जाजनगर उड़ीसा, यहाँ पर अटैक किया था हाथियों के लिए। ठीक। होशंग शाह गोरी के बाद अब जो शासक बनेंगे, गोरी वंश के अंतिम शासक है मोहम्मद शाह गोरी, या फिर गजनी खां भी कहा जाता है। ये अंतिम शासक थे गोरी वंश के। देन इसके बाद अब एक दूसरा राजवंश आएगा मालवा पे, जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश का खिलजी वंश। ठीक है, गौरी वंश था, अब गौरी वंश के बाद एक अगला राजवंश बनेगा जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश का खिलजी वंश। अब इनमें पहले इंपॉर्टेंट रूलर थे महमूद खिलजी। तो जो प्रोसेस दिलावर खां के समय शुरू हुई थी, फिर होशंग शाह के समय में वो और ज्यादा मालवा का डेवलपमेंट हुआ, वही प्रोसेस अब महमूद खिलजी के समय में अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच जाएगी। इसलिए अब अगर हम पर्टिकुलर रूलर की बात करें कि कौन से रूलर के समय को मध्य प्रदेश का, सॉरी, मालवा का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो वो महमूद खिलजी हैं। महमूद खिलजी प्रथम के समय को मालवा का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस समय में जो मालवा का एरिया है, मालवा की जो पावर है वो बहुत बढ़ जाएगी। मालवा में कई सारे डेवलपमेंट्स होंगे, जैसे कि सांस्कृतिक डेवलपमेंट हो गए, कल्चरल डेवलपमेंट है, अब की आर्किटेक्चर डेवलपमेंट है, तो इस कारण से इसको मालवा का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो क्या क्या चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच में वॉर हुई थी। राणा कुंभा उस समय मेवाड़ मेवाड़ के शासक थे। तो राणा कुंभा और महमूद खिलजी के समय में युद्ध हुआ था, पर इस युद्ध का कोई फाइनल रिजल्ट निकलता नहीं है। दोनों जो पार्टी है वो अपने अपने क्लेम करते हैं कि उनकी विजय हुई है, वो जीते हैं, लेकिन फाइनल कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। तो इस कारण से तो दोनों पार्टी जो है, जैसे राणा कुंभा है, वो भी चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ बनाते हैं, एक विक्ट्री जो टावर है वो बनाते हैं। और महमूद खिलजी, वो भी मांडू में एक विजय स्तंभ का निर्माण कराते हैं। जैसे चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है वो तो अभी तक बना हुआ है, पर ये जो वाला विजय स्तंभ है मांडू का, वो किसी कारण से खत्म हो गया है। तो मांडू में विजय स्तंभ का निर्माण महमूद खिलजी ने कराया था। राणा सांगा, सॉरी, राणा कुंभा
जो थे शासक उनके अगेंस्ट युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद, क्योंकि दोनों पार्टी अपने अपने क्लेम कर रहे थे कि वो जीत गए हैं। देन गागरोन ये चित्तौड़गढ़ जिले में यहाँ पर विजय करी थी। तो देख सकते हैं कि जो मालवा की जो पावर है, जो डायनेस्टी की पावर है, वो धीरे धीरे एक्सपांड हो रही थी। जैसे मेवाड़ के जो एरियाज थे वहां पर भी उन्होंने एरिया एक्सपांड कर दिया था, गागरोन पर विजय करी थी। देन फिर होशंग शाह गोरी के मकबरे का निर्माण कराया था, जो अभी हमने देखा। होशंग शाह गोरी का जो मकबरा है वो एक्चुअली महमूद खिलजी ने बनाया था। अशरफी महल, ये भी मोहम्मद होशंग शाह गोरी ने स्टार्ट किया था, लेकिन इसका जो निर्माण है वो अशरफी महल वो पूरा किया था महमूद खिलजी ने। ठीक है। और चंदेरी में कुश्क महल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुश्क महल कहाँ स्थित है? चंदेरी में स्थित है, और इसका निर्माण भी महमूद खिलजी ने करा था। ठीक है, तो यहां से ये चीज ध्यान रखना है। देन कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साहित्यिक रचना। अब उस समय में मालवा में, जो कह सकते हैं हम कि साहित्य के मामले में भी मालवा काफी डेवलप हो गया था। पर्शियन में, संस्कृत में कई सारे यहाँ पर बुक्स लिखी जा रही थी। तो महमूद खिलजी के समय एक बुक लिखी गई थी, माथिर ए महमूद शाही, जो शिहाब हाकिम ने लिखी थी। और ये माथिर ए महमूद शाही बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इसमें मालवा का इतिहास लिखा हुआ है। मालवा की ऐतिहासिक किताब इसको कह सकते हैं। तो इसकी रचना करी थी शिहाब हाकिम ने। और उसके अलावा मांडू कल्पसूत्र, ये चित्रकला से संबंधित एक बुक थी, पेंटिंग से संबंधित। मांडू कल्पसूत्र ये भी महमूद खिलजी के समय में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से महमूद खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब महमूद खिलजी के बाद अगले जो शासक बनते हैं वो है गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी ने भी कई सारे निर्माण करवाए मांडू में और मालवा में। तो इनके समय में भी मांडू में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी थी, जैसे कि जहाज महल, जो कि मांडू का बहुत फेमस है। और हिंडोला महल, चंपा बावड़ी, ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये गयासुद्दीन खिलजी के समय में बनी थी। तो यहाँ पर अब ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सी बिल्डिंग कब बनी, किस बिल्डिंग का निर्माण किसने कराया, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जहाज महल, हिंडोला महल, चंपा बावड़ी ये सब मांडू में स्थित है, और इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। जहाज महल के बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका जो शेप है जहाज महल का, वो एक जहाज के जैसा, शिप के जैसा है। और एक्चुअली इसमें दो यहाँ पर लेक है, मतलब जैसे ये बिल्डिंग है तो दो लेक है, एक लेक आगे है, एक लेक पीछे है, उसके बीच में ये बिल्डिंग बनी हुई है। और इनका जो नाम है वो है, एक का है कपूर सागर और एक का है मुंज सागर। तो इस तरीके से दो दो लेक है वहां पर, कपूर सागर और मुंज सागर। उनके बीच में जहाज महल का निर्माण हुआ था। उस तरीके से हिंडोला महल, ये हिंडोला मतलब एक झूला जो होता है उस शेप का बना, उस शेप की ये बिल्डिंग है। चंपा बावड़ी, तो इस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है उनका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के समय में हुआ। और ये जो नेम बताए लेक के, ये नेम इंपॉर्टेंट है, कपूर सागर और मुंज सागर, जो कि मांडू में ही स्थित है। देन मैं और क्या क्या डेवलपमेंट हुए, तो मेदिनी राय को चंदेरी का राज्यपाल बनाया था। देन उसके बाद मालवा में मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया, यह सब गयासुद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। गयासुद्दीन खिलजी के बाद फिर अगले शासक बनते हैं नसरुद्दीन शाह या फिर नासिर शाह, जिनका नाम था। इन्होंने उज्जैन में कालिया देह पैलेस का निर्माण कराया। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्जैन में कालिया देह पैलेस का निर्माण नसरुद्दीन शाह ने कराया था, जो कि खिलजी वंश से संबंधित थे। और एक्चुअली नसरुद्दीन शाह की जो डेथ है वो कालिया देव पैलेस में ही डूबने से हो गई थी। ये एक बिल्डिंग थी, उसमें झील भी थी। फिर ईश्वर, उनके समय में ईश्वर सूरी ने ललिता चरित्र नामक ग्रंथ की रचना करी। न्यामतनामा, ये भी पेंटिंग से रिलेटेड एक बुक है। इसका इसकी इसका जो रचना है वो भी नसरुद्दीन शाह के समय में हुई। ठीक है, तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देख रहे हैं आपकी किस तरीके से मालवा में जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो हो रहा था। तो इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं यहीं से, इसलिए ये चीजें मैंने इंक्लूड करी है। तो कालिया देव पैलेस नसरुद्दीन शाह से संबंधित है, उज्जैन में बना था। ईश्वर सूरी जो कवि थे उन्होंने ललिता चरित्र बुक लिखी नसरुद्दीन शाह के समय में। और न्यामतनामा बुक पेंटिंग से रिलेटेड है, ये भी नसरुद्दीन शाह के समय लिखी गई। अगले शासक है महमूद शाह या फिर महमूद खिलजी। तो ये लास्ट रूलर थे खिलजी वंश के, क्योंकि इनके बाद फिर जो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह ने मालवा पर अटैक किया था। और मालवा फिर गुजरात का पार्ट बन जाएगा, जो गुजरात की जो डायनेस्टी थी उसका पार्ट बन जाएगा। तो महमूद शाह या फिर महमूद खिलजी जो कि अंतिम रूलर थे, इसके बाद फिर मालवा गुजरात का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ से अब यहाँ पे जो मालवा का जो इंडिपेंडेंट डायनेस्टी थी उसका रूल यहाँ पर खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो चीजें मैंने यहाँ पर कवर करी है। अब देखते हैं हम
अब कुछ इंपॉर्टेंट रूलर भी थे, इंडिपेंडेंट रूलर भी हैं, उनके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले हम निमाड़ के फारूकी वंश के बारे में बात करते हैं। तो जिस समय में मालवा में हमने गौरी वंश और ये सब चीजें देखी, उस समय में निमाड़ में भी एक अलग डायनेस्टी बनी थी जिसका नाम था फारूकी वंश। तो फारूकी वंश का जो रूल है वो कहाँ पर था? निमाड़ में था। निमाड़ मतलब कि जैसे कि बुरहानपुर वाला एरिया है, बुरहानपुर मेन सेंटर था, उसके अलावा खरगोन, बड़वानी, तो ये जो पूरा एरिया है ताप्ती नदी के आसपास वाला, नर्मदा नदी के नीचे, तो वहां पर फारूकी वंश का शासन था मिडाइवल टाइम में। ठीक है, इसका शासन क्षेत्र खानदेश भी कह सकते हैं। अब जो पूरा बुरहानपुर वाला एरिया है इसको खानदेश भी कहते थे। क्यों कहते थे खानदेश? क्योंकि यहाँ पर जो अभी हम शासक के देखेंगे, आदिल खान, तो आदिल खान की उपाधि थी खान, सॉरी, मलिक नसर की उपाधि थी खान, तो इनके नाम पे ही फिर उस एरिया को खानदेश कहा जाता था। तो ये जो खानदेश पे फारूकी वंश का शासन था, इसकी राजधानी थी बुरहानपुर, तो ये इंपॉर्टेंट है। और मलिक अहमद रजा, ठीक है, ये नेम आप ध्यान रखिएगा। मलिक अहमद रजा अभी हमने फिरोज शाह तुगलक के समय में भी देखा था। तो मलिक अहमद रजा ने स्थापना करी थी फारूकी वंश की, और इसकी राजधानी थी बुरहानपुर में। 1398 से लेकर 99 तक, लगभग इस टाइम तक मलिक अहमद रजा का शासन था। ठीक है, तो यहां से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मलिक अहमद रजा के बाद आते हैं इंपॉर्टेंट रूलर मलिक नसीर। मलिक नसीर जिन्होंने असीरगढ़ का जो किला है बुरहानपुर में, तो एक्चुअली ये आसा अहीर ने बनवाया था। ये किला जो है आसा अहीर ने बनवाया था बुरहानपुर में, लेकिन इस पर असीरगढ़ पर अधिकार कर लिया था मलिक नसीर ने। तो अब जो कैपिटल है, जो राजधानी है फारूकी वंश की, वो बुरहानपुर से असीरगढ़ शिफ्ट हो जाएगी। और असीरगढ़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट किला है, उसको दक्षिण की चाबी भी कहा जाता है, क्योंकि जो दक्षिण को जीतने का रास्ता है वो असीरगढ़ से होके ही जाता था। तो इसलिए असीरगढ़ का जो किला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो असीरगढ़ पर अधिकार कर लिया था मलिक नसीर ने। और मलिक नसीर की जैसे कि उपाधि थी वो खान थी, तो इसलिए फिर जो पूरा एरिया है निमाड़ का, उसको खानदेश भी कहा जाने लगा था। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज इस समय ये हुई कि बुरहानपुर का नाम चेंज कर दिया था। अब जैसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि इस जगह का पुराना नाम क्या था, तो जो बुरहानपुर है उसका पुराना नाम भ्रगानपुर था। भ्रगानपुर या ब्रह्मनपुर भी कहीं कहीं पर आता है नाम। तो भ्रगानपुर, ब्रह्मनपुर, ये पुराना नाम था बुरहानपुर का। और फिर ये नाम चेंज किया था मलिक नसीर ने, और इसका बुरहानपुर नाम रख दिया था। तो सूफी संत थे बुरहानुद्दीन, उनके नाम पे बुरहानपुर नाम रख दिया। ठीक है, तो ये मलिक नसीर के समय में हुआ था। फिर आदिल खान द्वितीय ये शासक बनते हैं, इन्होंने बुरहानपुर के किले का निर्माण करवाया, तो ये पॉइंट इनके बस इंपॉर्टेंट है। मीरन मोहम्मद खान, फिर इनका टाइम आता है, इन्होंने बुरहानपुर में एक बीबी की मस्जिद, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबी की मस्जिद का निर्माण कराया। एक्चुअली बीबी की मस्जिद जो है वो रुकैया बेगम ने बनवाई थी। रुकैया बेगम ने बनवाई थी मीरन मोहम्मद खान के समय में। ये कहाँ पर है? तो ये बुरहानपुर में है। ये बीबी की मस्जिद का निर्माण कराया। फिर मीर बहादुर खान, ये अंतिम शासक थे निमाड़ के फारूकी वंश के। ठीक है, उसके बाद फिर मुगल्स का टाइम आ जाएगा, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पर कवर की है, एक मालवा के शासन के बारे में, एक निमाड़ के शासन के बारे में। अब इस समय में कुछ और इंडिपेंडेंट शासक भी थे, जैसे कि बाज बहादुर और बहादुर शाह, ये सारे शासक भी थे। उनके बारे में हम मुगल डायनेस्टी के साथ साथ कवर करेंगे, क्योंकि वो किसी तरीके से मुगल डायनेस्टी से कनेक्टेड है, तो साथ में ही कवर करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, प्रोबेबली आज शाम। ये वीडियो तो आपको अभी अपलोड हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो भी शाम तक आपको आज ही अपलोड हो जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं बन पा रहे थे। तो ये आप यहाँ से जो मध्यकालीन इतिहास है वो चल रहा है मध्य प्रदेश का, यहाँ से पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। अब मालवा जो मुगल टाइम बचा है और डायनेस्टीज बची है, इंडिपेंडेंट डायनेस्टी, उनके बारे में हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।